Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 20th January 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move to the articles of the day, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि I'm going to discuss the questions and I'm going to ask you throughout the video, right? So I'm going to see the comment section now and we'll see how many of you all have answered it and we will discuss the questions of my previous video. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था with regard to श्याम प्रसाद मुखर्जी. ये एक टनल भी है, ओके, एक टनल हमने लास्ट क्लास में देखा था, द चेन्नई नसरी, राइट, टनल का नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी है, लेकिन एक पोर्ट का नाम भी श्याम प्रसाद मुखर्जी है. कौन से पोर्ट का नाम है ये मैंने क्वेश्चन पूछा था एंड यस, द पोर्ट इज कोलकाता विच इज द ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ India. तो yes, Suman Gupta has answered it, Gargi Gupta has answered it very well. The next question मैंने पूछा था, जैसे कि उस दिन 15th January it is celebrated as आर्मी डे, राइट? तो अगर दूसरे जो है जैसे नेवी है, वी हैव एयरफोर्स, कौन से दिन इसको डेडिकेट करते हैं? सो एज इंडियन नेवी इज 4th December, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इंडियन एयरफोर्स जो है ये 8th October है. अगेन आंसर्ड बाय द टू ऑफ यू, सो वेल डन. एंड ऐसे ही आंसर करते रहो, ये दूसरों से भी मैं आशा करती हूँ कि यू आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस बिकॉज दिस विल हेल्प यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. क्योंकि आपने टाइपिंग किया है, क्योंकि आपने रिसर्च किया है, दिस विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल दीज माइन्यूट डिटेल्स दैट आर एसेंशियल फॉर योर एग्जाम. तो आइए चलते हैं आज के आर्टिकल की तरफ. आज के आर्टिकल में हम देखते हैं, पहला आर्टिकल एक एक्सरसाइज के बारे में है. ये एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ला पेरूस. ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? ला पेरूस. सो हियर ला पेरूस कौन कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करता है फ्रेंच की नेवी, यानी कि एक नेवल एक्सरसाइज है, राइट? और फ्रेंच की नेवी कंडक्ट करता है. ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, पहली बार ये 2021 में हुआ था और ये 2 साल में एक बार होता है, यानी कि पिछले साल नहीं हुआ, 2023 में हुआ था, राइट? 21 में हुआ था, 23 में हुआ था और अभी भी ऑल्सो सी इन 2025, राइट? इन 2025 this is happening. So यहाँ पे आपको याद रखना है that the participating organizations में क्या इंडिया है? The answer is yes. Which are the navies are participating? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, we have US की नेवी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, right? These countries के navies are participating. इंडिया की ओर से वी हैव द INS मुंबई, जो हमारे खुद का आविष्कार है, इंडिजीनियसली डिजाइंड है ये हमारा, एंड इट इज मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ओके, बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यानी कि आप मिसाइल्स भी आप दे सकते हो इस शिप के ओर से. सो INS मुंबई दैट इज पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम इंडियन साइड्स. तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल था विद रिगार्ड टू एक्सरसाइज ला पेरूस, जो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, फ्रेंच ने कंडक्ट किया है, दूसरे कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कहते हैं. एंड दिस इज वेयर इज दिस लोकेटेड? ये इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के रीजन में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, राइट? सो यहाँ पे आपके हेडलाइंस में यही है, 9 नेवीज आर होल्डिंग जॉइंट ड्रिल्स इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स. स्ट्रेट्स का मतलब क्या है? स्ट्रेट्स का मतलब है इट इज अ पैसेज बिटवीन 2 लार्जर वाटर बॉडीज. तो 2 वाटर बॉडीज को ज्वाइन करने वाला जो रीजन है इसको हम स्ट्रेट कहते हैं. एक कॉमन स्ट्रेट का एग्जांपल है मलाक्का स्ट्रेट. हैव यू हर्ड ऑफ दिस मलाक्का स्ट्रेट? सो मलाक्का स्ट्रेट यू मस्ट हैव हर्ड कि मलेशिया सिंगापुर रीजन में ये स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है मेनली जो अंडमान सी है टुवर्ड्स वी कैन टॉक अबाउट द साउथ चाइना सी. सो इन 2 सीज को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है वो है मलाक्का स्ट्रेट. वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सुना होगा आपने. व्हाट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? व्हाट इज इट कनेक्टिंग? ये ईरान और ओमान के बीच में
है दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, दैट इज पर्शियन गल्फ और दूसरे साइड वी हैव द गल्फ ऑफ ओमान। तो ये दो कनेक्ट करने वाला जो पैसेज है इसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। और एक एग्जांपल दे सकते हैं, द गिब्राल्टर स्ट्रेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट बिकॉज ये कनेक्ट करता है टू अगेन वाटर बॉडीज, एक है अटलांटिक ओशन और दूसरा है मेडिटेरियन सी। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने वाला जो है दैट इज गिब्राल्टर स्ट्रेट। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट बाब एल मंडब। Okay, Bab el Mandab. This is a strait that connects Red Sea with the Gulf of Aden. Red Sea और Gulf of Aden ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है बाब एल मंडब। So I gave you some examples what exactly are strait, और ऐसे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इन दो रीजन्स को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट का नाम क्या है। So we have discussed some important examples with regard to your world geography. Let's now proceed to the next article. Okay, इस आर्टिकल में कौन से स्ट्रेट्स मेंशन किए याद रख लेना, मलाक्का, सुंदा एंड लोम्बोक। ओके, मलाक्का, सुंदा एंड लोम्बोक, these are the straits that are located in Indian and Pacific Ocean. Proceeding to the next article, और अगला आर्टिकल है ट्राई के बारे में, which is the Telecom Regulatory Authority of India. The Telecom Regulatory Authority of India. So let's firstly understand what is the context of the article. Context ये है कि जो ट्राई है, ये जो अथॉरिटी है, ये कॉम्बैट कर रही है स्पैम कॉल्स। What do you mean by spam calls? जैसे आपको बहुत बार ये एक नंबर से कॉल आया होगा +91140। जब भी ऐसा कॉल आता है यू ऑटोमेटिकली कट द कॉल, राइट, बिकॉज आपको पता है कि ये स्पैम कॉलर है, राइट। सो स्पैम कॉल्स ये होते हैं दैट इज अनवांटेड कॉल्स, those calls that are mainly to advertise, that are mainly fraudulent. ओके, ये बेचना चाहते हैं something that is not warranted, आपको पसंद नहीं है, आपको नहीं चाहिए, फिर भी आपको कॉल्स ये आते रहेंगे to mainly mislead you, to mainly fraud you, to mainly sell you products. So this is what is spam call, और ये बहुत ही untimely calls आते हैं, यानी कि आपको दोपहर के टाइम पे आएंगे, so very odd या रात को आएंगे, so you'll have these calls as unwanted calls. तो इस अनवांटेड कॉल्स को रोकने के लिए हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, टेलीकॉम वाली ट्राई, ये कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। सो वी गोना अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स दे हैव टेकन एंड हाउ ट्राई हैज बीन बेनिफिशियल, ओके, हैज बीन इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दीज स्पैम कॉल्स, बिकॉज वी नो ऑफ रिसेंटली ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज स्पैम कॉल्स, बहुत लोगों के पैसे जा रहे हैं, ओटीपी नंबर आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस को ट्रैक करने के लिए वी सी दैट दिस एजेंसी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कमिंग बैक टू दिस, what are they doing? The first step that TRAI is doing, it is with regard to D&D registry. ये D&D registry जो है ये 2007 में आई थी, ओके, जहां पे इन्होंने बोला था कि जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है, व्हाट आर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, जैसे कि आपका जियो, एयरटेल, दीज आर योर टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। तो ये जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं ये कुछ सर्विसेज देते हैं टू टू द कंपनीज, जिससे बल्क एसएमएस कर सकते हो आप, राइट। कंपनीज को अपनी मार्केटिंग करने के लिए दे गिव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो दे गिव इट टू कंपनीज। मान लेते हैं कंपनी का नाम है XYZ, ओके, XYZ को, इस कंपनी को हमने, जियो ने एक पैक दिया फॉर बल्क एसएमएसिंग, एंड ये जब XYZ, ओके, किसी और कंपनी, बिकॉज दे हैव दिस विद देम, दे कैन ऑल्सो गिव दीज काइंड ऑफ अ स्कीम और सिस्टम टू एनी अदर ABC कंपनी ऑल्सो, राइट। तो ऐसे करके ये फ्रॉड ज्यादा हो सकता है, ये अनवारंटेड हो सकता है। सो इमेजिन इफ you and I put this XYZ or ABC company into a D&D registry, यानी कि हमने अब साइन कर दिया कि हमको ये जो SMS है हमको ये नहीं चाहिए, we are blocking you, तो हम इसको D&D registry में डाल सकते हैं। और अभी आप
हमको मैसेज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कॉल मी, यू कैन नॉट SMS मी बिकॉज आई हैव पुट यू इन माई DND रजिस्ट्री. बट इट इज सेड कि एक रीसेंट रिपोर्ट है, ये कहता है कि 95% जो हमको कॉलर्स आते हैं वो DND रजिस्ट्री में डालने के बाद, होने के बाद भी आपको कॉल्स आते हैं, राइट? बैंक से कॉल्स आते हैं. सो यू इवन डिस्पाइट यू पुट देम इन दैट रजिस्ट्री, आपको कॉल्स आ रहे हैं. सो द क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि इसका जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा. तो 2007 में ये आया था, लेकिन 2024 में इसको मैंडेटरी किया, यानी कि पिछले साल ही इसको भी मैंडेटरी किया है. जैसे कि अगर XYZ कंपनी, राइट, फिर भी मैसेजेस डालती है डिस्पाइट बीइंग ऑन द DND रजिस्ट्री, तो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो है जैसे कि जियो एंड एयरटेल, दे कैन नाउ पुट XYZ इनटू अ ब्लैकलिस्टिंग फर्म, यानी कि उनकी एक्टिविटीज जो है 2 साल के लिए बंद कर सकती है. सो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है इफ दे वायलेट द DND रजिस्ट्री. तो ये रिसेंट अपडेट आया है फ्रॉम द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दूसरा जो वे है टू स्टॉप स्पैम कॉल्स इज बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. Now what is blockchain technology? ये आपने कॉमनली सुना होगा थ्रू क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. अभी स्पैम कॉलिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या यहाँ पे यूज है देखते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जहां पे आप जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये रिकॉर्ड करते हो, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन कोई भी इसको एडिट नहीं कर सकता. यानी कि लोग जो है अपना फॉर्मेट्स दे सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू ट्रेस इफ दैट इज नॉट ऑथेंटिक. ओके, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. आपका जो एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, जैसे आपको एक मैसेज आता है OTP से रिलेटेड, यू गेट अ मैसेज ऑफ OTP, आपको ऐसे मैसेज आता है कि योर OTP फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज 1234. ओके, नाउ ये जो मैसेज है आपको नॉर्मली एक यूजर से नहीं आना चाहिए. जैसे मैं आपको ये मैसेज सेंड नहीं कर सकती, आपको ये सेंडर ID से आता है. यू गेट दैट VMXYZ, एक नंबर से आता है. इट्स नॉट लाइक अ एक्चुअल रजिस्टर्ड नंबर, बट इट इज अ सेंडर ID दैट सेंड्स यू दैट इंफॉर्मेशन व्हिच टेल्स कि ऑथेंटिक सोर्स से आ सकता है. लाइक बैंक्स आपको सेंड कर सकती है या वेबसाइट सेंड कर सकती है, लेकिन एक इंसान आपको ये मैसेज नहीं सेंड कर सकता, एक नंबर से आपको ये नहीं आ सकता. सो वी नो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट. लेकिन जब भी ये फॉर्मेट चेंज हुआ, टेलीकॉम यूजर, ये जो प्रोवाइडर्स हैं, ये अपना मैसेज क्रेडेंशियल्स चेक करके दे नाउ नो दैट दिस इज अ फ्रॉडुलेंट मैसेज, राइट? सो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि हम इनको ट्रेस कर सकते हैं एज टू वेयर दिस पर्टिकुलर एरर हैज कम इन, वेयर दिस फ्रॉड हैज टेकन प्लेस, बिकॉज इनके पास डेटा रजिस्ट्री है. Okay, so this is with regard to blockchain technology. इसके अलावा there are more other ways जहां पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अच्छा काम किया है. जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की अगर हम बात करें, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था विच इज कॉल्ड एज संचार साथी पोर्टल. ओके, इस संचार साथी पोर्टल, आई जस्ट राइट दिस डाउन हियर, संचार साथी, ये एक पोर्टल है. किसने ये किया है, लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने. यहां पे एक ऐप है, चक्षु ऐप. ओके, चक्षु करके एक साइट है. तो इस साइट में आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑफ एनी फ्रॉड स्पैम कॉल्स. तो रिपोर्टिंग साइट का नाम क्या है? चक्षु. सो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे स्पैम यूजर्स कौन है, फ्रॉडुलेंट बिजनेसेस कौन से हैं. क्योंकि देखो, SMS जो है इट कैन बी यूज्ड बाय ऑथेंटिक मार्केटिंग एजेंसीज अपना प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए. इट इज अ वेरी गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे आप अपना प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकते हो. बट इफ इट इज यूज्ड टू फ्रॉड समबडी, टू स्कैम समबडी, देन बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्कैम है, देन यू कैन पुट दिस इन द चक्षु रिपोर्टिंग साइट.
ओके इसके अलावा यहाँ पे वी ऑल्सो हैव द टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर, ये न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर्स, एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मॉनिटर, ये मॉनिटर करते रहता है विद रिगार्ड टू इंटरनेट ट्रैफिक, कोई सस्पिशियस कुछ एक्टिविटी होता है तो ये बॉडी जो है ये एक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड द टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर, टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। एंड फाइनली आपने सुना होगा फॉर द रीसेंट डेटा, लाइक रीसेंट इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स में है, जैसे कि एयरटेल ने अपना स्टार्ट किया है सस्पेक्टेड यू कैन से सस्पेक्टेड स्पैम, तो एआई के मदद से, एआई के इस्तेमाल से दे कम टू नो कि कौन सा कॉलर एक स्पैम कॉलर है, बिकॉज नाउ दे नो कि +91 आप उठाओगे नहीं, +9140 का जो कॉलर है आप उठाओगे नहीं, बट नाउ यू स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम नंबर्स लाइक प्रॉपर 804 समथिंग लाइक दैट, प्रॉपर नंबर्स। तो अभी आपको पता चलेगा बिफोर picking the call that this particular caller is a suspected spam caller. ठीक है, so this is the use of AI that is being done by telecom providers जैसे कि Airtel, which is again a very important tool to stop the spam calls. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा how it is important to combat these spam calls and to stop fraudulence या frauds बंद करने के लिए ये कितना important है। अभी हम थोड़ा समझते हैं with regard to TRAI. Okay, this is an important body. तो एक बार हम just basics इसका देखते हैं, कुछ facts देखते हैं। तो TRAI जो है कब बनी थी? 1997 में आई थी। It is a statutory body, जैसे कि it is created because of an act of the parliament जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला एक्ट। ये इसका मेजर रोल क्या है? इट रेगुलेट्स द टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया। ये फिक्स और रिवाइज करता है जो टैरिफ्स होते हैं, राइट, जो यहाँ पे सर्विसेज के जो रकम होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, दैट कैन बी फिक्स्ड एंड चेक्ड बाय देम। एंड अर्लियर ये सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती थी, अभी ये रोल किसके पास है? ट्राई के पास। कॉम्पोजिशन, कितने लोग, कितने मेंबर्स हैं? एक चेयरपर्सन होता है एंड 2 पार्ट टाइम एंड 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। तो 2 फुल टाइम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स आर व्हाट आर इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी। 3 साल के लिए ये होता है इनका ड्यूरेशन, इनका टर्म, और 65 years, okay, whichever is earlier. So this is the maximum age and the maximum term that they can actually hold. If you talk about government control, इसका फंडिंग दिया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कहे, इश्यू करे डायरेक्शंस, इट इज बाइंडिंग ऑन द बॉडी। बट जब ट्राई कुछ रिकमेंडेशंस देती है वो बाइंडिंग नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सो इट्स नॉट वाइस वर्सा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव बाइंडिंग, यू कैन से विद रिगार्ड टू प्रोविजंस, डायरेक्शंस दे सकती है ट्राई को। ट्राई बाइंडिंग provisions नहीं दे सकती है to the central government. With regard to this, we also see that it is not completely independent. It is dependent on the central government. तो जैसे central government कहती है उनको वैसे changes करनी पड़ेंगे. So this is with regard to the Telecom Regulatory Authority of India. Let's proceed to the next article. अगला article है with regard to the ILO report. तो यहाँ पे एक डेटा आया है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डेटा दिया है, रिपोर्ट किया है विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यानी कि जो लोग अपने कंट्री से जाके दूसरे कंट्री में जाते हैं। सो यू हैव लाइक इंटरनल माइग्रेंट्स एंड यू हैव इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। इंटरनल माइग्रेशन होता है विद इन द कंट्री इटसेल्फ, व्हेयरएज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैपेंस फ्रॉम ए कंट्री ए टू कंट्री बी। जैसे कि हमने सुना होगा रोहिंग्या रेफ्यूजीज या माइग्रेंट्स के बारे में, या जैसे माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू यूएस, राइट, माइग्रेंट्स इंडिया गोइंग टू एनी अदर कंट्री। सो माइग्रेंट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसने दिया है? यहाँ पे ILO ने दिया है। अब ये डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। There's like fine data which is saying कि 4.7% यानी कि 167.7 million, all of that data is given in this particular article. However, from the exam point of view, this data is not to be mugged by you. But then what is important from this article? The article is important for the organization itself because this is an important organization. तो हम ILO के बारे में अभी समझते हैं
कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। जैसे ILO है, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लेबर कंडीशंस हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसको इंप्रूव करना थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पे 1919 में इसका क्रिएशन हुआ था, सो इट इज अ वेरी ओल्ड बॉडी एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई का ये पार्ट हुआ करता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई, ओके, इट्स ILLES, बट इसको वर्सेली नहीं बोलते हैं, इसको वर्साई बोलते हैं। इंडिया ने 1922 में ज्वाइन किया था, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हमने 1922 में इसका हम पार्ट रह चुके हैं। 1946 में ये UN का पार्ट बनता है एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यानी कि UN के साथ मिलके इट इज ब्रिंगिंग बेटर कंडीशंस फॉर द लेबरर्स। इसका हेडक्वार्टर्स जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 मेंबर्स हैं इस ग्रुपिंग में। 186 मेंबर्स जो है UN के ही है और एक मेंबर जो है बाहर का है कुक आइलैंड्स। सो देयर आर टोटल 187 मेंबर्स। ये ट्रिपरटाइट UN एजेंसी है। ट्रिपरटाइट का मतलब है यहाँ पे 3 एजेंसीज, 3 पिलर्स काम करती हैं। कौन से पिलर्स? एक तो है गवर्नमेंट्स, दूसरे हैं एम्प्लॉयर्स और तीसरे हैं वर्कर्स। ये तीनों का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होके वी सी दैट रिपोर्ट्स आर गिवन, वी सी दैट वर्क इज डन टू इंप्रूव द लेबर एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा है कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1969 फॉर द वर्क दैट दे डू एंड डायरेक्टर जनरल इज गिलबर्ट F. हुंगबो, ओके, और ये पहले अफ्रीकन इस पोस्ट पे है, डायरेक्टर जनरल है ILO के, गिलबर्ट F. Huangbo, right? So this is some important facts for you for the ILO. Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। सो वी अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द बिगेस्ट meetings of the you can say of this particular forum is happening currently in Davos, Switzerland, right? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है ये समझते हैं। ये जो समिट है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं, a lot of politicians go for this because this is one such great bodies trying to boost economy। कैसे हम अपना ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकते हैं। ओके, वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम अपने कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे सब चर्चा होती है ऐसे सब मीटिंग्स में। सो यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी आर्मीज एंड फोर्सेस यहाँ पे लगे हैं विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी, बिकॉज हाई स्टेटस के पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं फॉर दिस मीटिंग। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मीटिंग फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स नाउ सी व्हाट एग्जैक्टली इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट इज नॉट गवर्नमेंटल, यानी कि गवर्नमेंट्स इसका पार्ट नहीं है। इट इज मेनली you can say businessmen that are part of it, politicians that are part of it, of course even from the government can be a part of it, right? So this is what organization, और यहाँ पे दोनों public और private entities का यहाँ पे एक gathering है। It was founded in the year 1970 और इसके फाउंडर रहे हैं क्लॉस श्वाब, वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्लॉस श्वाब। तो ये बेसिकली एंगेज करता है पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल, वेरियस अदर फैक्शंस विद रिगार्ड टू कैसे सोसाइटी को हम शेप करते हैं, राइट? दैट शेप्स द एंटायर ग्लोब। सो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है एंड इस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डावोस एजेंडा। ये हर साल जनवरी के टाइम पे होता है, राइट? इट्स कॉल्ड एज द डावोस एजेंडा एंड इसका यही ऑब्जेक्टिव है मेनली टू गेट द ग्लोबल लीडर्स, गेट लीडर्स फ्रॉम वेरियस अरेना इन दिस फील्ड टू डिस्कस क्रूशियल इश्यूज। इनके पास कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है बिकॉज इट इज ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? इसका जो हेडक्वार्टर है ये कॉलोनी करके है जिनेवा में, इसमें स्थित है। द हेडक्वार्टर्स इज इन कॉलोनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
Okay, now let's see what are the various reports that the World Economic Forum gives. और in the coming year we are going to see the rankings also. तो ये आप अभी बस रिपोर्ट का नाम देखोगे, पर you will soon see the rankings that India has in various of these in the coming times. I'm not going to discuss the past ones because past आपके लिए अभी important नहीं है. आगे वाले जो rankings हैं, जो numbers हैं, वो आपको याद रखने होंगे. So now we'll just read the names of the reports. Which are the names? एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, travel and tourism report, and global enabling trade report. So these are all the reports that are published by the World Economic Forum. Let's now proceed to the next article. तो अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू स्वामित्व स्कीम. ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि क्या है इसके बारे में. तो स्वामित्व स्कीम जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, संडे के दिन, कल के दिन उन्होंने कहा कि ये जो स्वामित्व स्कीम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. ओके, इन्होंने कहा कि ये जो है ये 100 लाख करोड़ रुपए वर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अनलीश कर सकता है, इतना इसका पोटेंशियल है, इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेज. तो आइए जान लेते हैं सबके ये स्वामित्व स्कीम क्या है एंड हाउ कैन वी अनलॉक 100 लाख करोड़ इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस एस्पेक्ट. सो स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं. स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. वापस से मैं रीड कर रही हूं. सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग with improvised technology in village areas. So नाम से कुछ आइडिया हमको मिलता है कि यहाँ पे आप विलेज एरिया को सर्वे कर रहे हो, उसको मैप कर रहे हो, ताकि आप यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स कुछ प्रोवाइड कर सको. टेक्नोलॉजी की मदद से आप विलेज एरिया को यहाँ पे प्रॉपर सर्वे एंड मैप कर सकते हैं. एंड ये टेक्नोलॉजी की बात करें, सो बेसिकली वी आर यूजिंग ड्रोन्स. ओके, ड्रोन्स एंड एआई के इस्तेमाल से अगर हम कहें, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द विलेज एरियाज. यहाँ पे फोकस है विलेज एरियाज, नॉट अर्बन एरियाज. तो यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, कौन होगा? विलेज एरिया से रिलेटेड, राइट. विलेज एरियाज में पंचायती राज इज द मेजर मिनिस्ट्री दैट इज एक्टिव. तो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ये स्कीम नया नहीं है, ये 2020 में लॉन्च हुआ था. इट वाज लॉन्च्ड ऑन द पंचायती राज दिन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पंचायती राज दिन है, पंचायती राज दिवस है, ये अप्रैल 24 को यहाँ पे लॉन्च हुआ. और उसी साल उन्होंने अक्टूबर 11 में कुछ प्रॉपर्टी कार्ड्स भी उन्होंने इशू किया है. सो रिमेंबर अ फैक्ट फॉर यू, अप्रैल 24 is the day of पंचायती राज दिवस, because 1992 में की अगर हम बात करें, the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act was amended. Okay, Constitutional Amendment Act उस दिन में आया था. So that is with regard to giving rights to the पंचायती राज levels. So April 24th जो है इस दिन में लॉन्च हुआ था 2020 में. इसका एम यही है कि आप विलेजेस को मैप करो एंड दिस इज हेल्पिंग देम टू एनहांस द इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय गिविंग देम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. तो आप प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू करते हो. ओके, योर इशू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू एवरी हाउस होल्डर जिसके पास हाउस है, जिसके पास घर है इन विलेजेस, यू आर गिविंग देम सम प्रॉपर्टी कार्ड्स. ठीक है, सो दैट इज द मेजर मकसद ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. एंड दिस इज डन बाय सर्वेइंग थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी. तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हो एंड यू आर एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ इंटरमीडिएरी. तो पहले कैसे होता था, गांव-गांव में जो लोग जाके रिसर्च करके तो उसको आप कुछ पैसे खिला के चेंजेस और सब कर सकते हो. बट नाउ दिस इज टेक्नोलॉजी, राइट. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब आप कर रहे हो, दिस इज मोर ऑथेंटिक, दिस इज मोर ट्रांसपेरेंट. सो दिस इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम.
नाउ स्कीम का यही मकसद है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आओ टू सिटीजंस बाय गिविंग देम द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड होगा, यू विल बी द ओनर, दिस विल टेल यू कि दिस इज वेयर यू आर, योर हाउस इज लोकेटेड, यू नो, दिस इज वेयर योर पैरामीटर्स आर। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स होगा, इट विल डिटरमाइन प्रॉपर्टी टैक्स, सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हेल्प करेगी, इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स आर। नाउ लेट्स गेट बैक टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 100 लाख करोड़ इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्कीम कैन गिव, right? How is this possible? So firstly अगर हम देखें, because of this particular scheme आपके पास आपका प्रॉपर्टी कार्ड होगा, right? I said record of rights होगा। जैसे कि गांव में जो भी इंसान है उसके पास अगर प्रॉपर्टी कार्ड होगा, he can show that this is a valid document, this is his house, right? He can show that he owns it, जिसके कारण he can take a loan based on that, हाँ, वो लोन ले सकता है, and of course he can start a business accordingly because he can show that this is his own land. तो एक है loans लेना, now will be very important, and this can of course give a boost to economy. It has a chain factor. इसके अलावा property tax, right? Government जो property tax लेती है, now the taxation can be given or done अगर आपके पास proper data होगा, proper record होगा, है ना? So that is where property taxation again will give income, economy boost करेगा, that is also important. इसके अलावा we'll have a better surveying of the land which will help us understand the proper geographical context. सब कुछ हम properly analyze कर सकते हैं उस region के लिए. So that is how स्वामित्व scheme, and according to the Prime Minister this has a great potential of 100 lakh crore. तो अभी तक 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स हमने अभी तक इशू किए हैं और 50,000 विलेजेस में ये पर्टिकुलर स्कीम अभी एक्टिव है। ओके, सो अकॉर्डिंगली दिस इज सेड दैट 6.62 लाख विलेजेस जो है इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे cover करेगा this particular स्वामित्व scheme, and this is also going to be a very crucial not only for taxation, not only to take loans, आप proper अलग अलग infrastructure भी build कर पाओगे, आप जो encroachment है ऐसे ही बने हुए घर इसको eliminate कर पाओगे if you have the proper showcasing of the property cards. So this is how this is a very important scheme. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है ट्रंप के इनॉग्रेशन के दिन के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमको पता है नवंबर में इलेक्शंस हुए थे यूएस में, और इस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप ही एमर्जेस विक्टोरियस। तो यहाँ पे ये बन जाते हैं 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। लेकिन नवंबर में इलेक्शन हुआ, the result of course we came to know about it, but यहाँ जो swearing in ceremony है ये हुआ है आज के दिन, यानी कि जनवरी में, Jan 20th, okay, Jan 20th. Unlike इंडिया में क्या होता है, जैसे कि आपको रिजल्ट्स होते हैं जून में, पता चलता है जून में ही इलेक्शंस का रिजल्ट, द नेक्स्ट वीक और सो वी हैव द स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड ऑल टेकिंग प्लेस, इतना ज्यादा गैप नहीं होता। नो, व्हाई इज इट सो दैट इतना ज्यादा गैप है यहाँ पे? इट इज सो बिकॉज यहाँ पे एक अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे फिक्स किया गया है कि जनवरी 20th को ही द न्यू प्रेसिडेंट विल टेक इन हिज ऑफिस। ओके, तो Jan 20th का जो दिन है ये फिक्स किया गया है। अभी तक स्वेरिंग इन नहीं हुआ है बिकॉज उनके नून में, यानी कि अभी 10 बजे के आसपास, आज के रात के 10 बजे के आसपास इज वेयर यू गोइंग टू हैव द स्वेरिंग इन सेरेमनी एक्चुअली टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बिलियनियर्स जाएंगे, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी ऑल्सो गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर। इंडिया से अगर हम देखें, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ बिलियनियर्स फ्रॉम यूएसए आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लाइक एलन मस्क एंड जेफ बेजोस एंड मार्क ज़करबर्ग, ये इनका पार्ट होंगे। So let's see what we have to understand from this. यहाँ पे we already discussed with regard to the presidential elections of the US. यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो
ट्रम्प है, इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है दैट इज ऑल्सो सिलेक्टेड, दैट इज JD वैंस। तो आपको ये नाम कुछ याद रखने हैं। यू नो दैट ट्रम्प जो है ये 47 प्रेसिडेंट है, उसके पहले 46 थे जो बाइडेन, 45th भी रह चुके हैं ये, राइट, 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो ही इज गॉट दैट 45th and 47th is Trump. Has there ever been non-consecutive terms, right? Non-consecutive terms में क्या कोई प्रेसिडेंट रहा है? The answer is yes. 22nd और 24th, ठीक है, 22nd और 24th प्रेसिडेंट रह चुके हैं ग्रोवर क्लीवलैंड। ग्रोवर, मैं वापस से लिख देती हूं, ये ग्रोवर क्लीवलैंड। Okay. Now it's important to understand that यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट्स हैं सिर्फ 2 टर्म्स कर सकते हैं। ओके, द मैक्सिमम दैट दे कैन डू इज ओनली 2 टर्म्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द US। एंड यहाँ पे जो ओथ सेरेमनी होता है, इनको बाइबल पे हाथ रख के उनको ओथ लेना पड़ता है। एंड वी सी दैट द ओथ इज गिवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस, उधर के चीफ जस्टिस के सामने ये ओथ वो लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया गया है आज की इंडियन एक्सप्रेस में कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इनॉग्रेशन जो है, ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज जॉर्ज वॉशिंगटन। तो उनका पहला सेरेमनी था 1789 में, शॉर्टेस्ट इनॉग्रल एड्रेस था उनका। पहले प्रेसिडेंट जहां पे हवाई जहाज यानी एयरप्लेन में जिन्होंने ओथ लिया है उनका नाम है लिंडन बी जॉनसन। ओके, दैट ही हैड टेकन हिज ओथ इन द प्लेन। So there are some facts that are also given in today's Indian Express. So this is all with regard to the Trump inauguration जो होगा 10 बजे. Let's now proceed to the next article and the last article of the day, and this is with regard to abetment to suicide. Abetment, ये जो word है इसका मतलब क्या है? अबेटमेंट का मतलब है आप जब किसी को इंस्टिगेट करते हो, किसी को फोर्स करते हो सुसाइड करने में, अपनी जान लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अबेटमेंट टू सुसाइड। इज दिस अ क्रिमिनल ऑफेंस? द आंसर इज यस। जब आप किसी को फोर्स करते हो, किसी को इंस्टिगेट करते हो, किसी को मदद करते हो अपनी जान लेने में, दैट इज अ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 306 of the Indian Penal Code, right? या we also have with regard to the Indian Penal Code की बात करें, BNS की बात करें तो सेक्शन 45 में आता है। अगर IPC की बात करें 107 में आता है। सो इसका डेफिनेशन इस टर्म्स में दिया है सेक्शन 45 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा सेक्शन 306, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया पनिशमेंट क्या होगा अगर आपने ऐसा किया। तो पनिशमेंट ये है कि आपको 10 साल का जेल हो सकता है अलोंग विद अ मॉनेटरी फाइन। ओके, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे एंड दिस इज व्हाट द पनिशमेंट इज। नाउ यहाँ पे why we studying all of this? It's because of a recent case, और ये केसेस आते रहते हैं। So let's understand what is this particular case about. केस यही था कि एक बैंक जो मैनेजर है, इसको यहाँ पे you can say he was told that he was the reason why an XYZ person committed suicide. Okay, because he had taken a loan, XYZ person had taken a loan. बैंक मैनेजर ऑफ कोर्स उनके पीछे थे कि आपको पे करना पड़ेगा, राइट? आपको रीपे, जो लोन है आपको रीपे करना पड़ेगा। सो XYZ committed suicide, okay, and the bank manager दोषी ठहराए गए थे for XYZ's suicide। तो यहाँ पे जो उनके परिवार वाले ने ऑब्वियसली यहाँ पे केस लगाया कि बैंक मैनेजर की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि आप
ऐसे जो केसेस है, दिस हैज टू बी चेक्ड विद प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। तो इसको यहाँ पे अक्विट कर दिया गया है, यानी कि ये जो इंसान है, बैंक मैनेजर की गलती नहीं है, इन्होंने लोन लिया था, वो पे कर नहीं पाए, इनकी मेंटल जो भी स्थिति थी, whatever it is, that is what the reason why he committed suicide. It was not the bank manager to be blamed, is what the Supreme Court says. तो यहाँ पे जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको सेंसिटिव तरीके से इसका जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेक दीज केसेस विद प्रॉपर सेंसिटिविटी। यू कैन नॉट जस्ट से कि एक रिलेशन आपने बस एस्टैब्लिश किया, चलो मान लेते हैं ये दोषी है। सो यहाँ पे यही है कि जब भी जो रिलेशंस ऑफिशियल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस है, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रूफ that person created reasons for him to commit suicide, कि इस XYZ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, he other than suicide. So all these reasons have to be published in the court if you are considering the case of abetment to suicide. यहाँ पे कुछ जजमेंट्स भी हैं, तो जजमेंट्स के नाम देखते हैं जरा। एक है एम मोहन वर्सेस स्टेट, दैट इज 2011 का है ये, और दूसरा है उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2019 का है ये केस, 2019 का केस है, व्हिच टेल्स की प्रॉपर डायरेक्ट प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपको इफ यू आर एस्टैब्लिशिंग द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर आप एस्टैब्लिश कर रहे हो कि ए ने बी को सुसाइड करने में उकसाया है, देन यू हैव टू शो प्रॉपर प्रूफ। ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। आप ऐसे ही, स्पेशली जब रिलेशंस ऑफिशियल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, नॉट वेयर द रिलेशंस आर मोर ऑफ फैमिली रिलेशंस है, तभी तो आप दिखा सकते हो, राइट। बट जब रिलेशंस आर मोर ऑफिशियल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, बिकॉज ऐसे केसेस बहुत आते हैं, जैसे सेल्समैन ने सुसाइड किया था बिकॉज उसके एम्प्लॉयर ने उसको डांटा होगा या बोला होगा लाइक ही वाज नॉट एबल टू पे हिज, ही इज नॉट एबल टू गिव हिज रिजल्ट्स, राइट। तो जब ऐसे स्टेटस है, यू हैव टू शो कि कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं था एंड ही कमिटेड सुसाइड। व्हाट वाज दैट रिलेशन इज व्हाट यू हैव टू एस्टैब्लिश इन द कोर्ट, इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। रिमेंबर, अबेटमेंट टू सुसाइड ये एक नॉन बेलेबल ये टर्म्स आप कहीं बार देखते हो, कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। Okay, let's quickly see what is the meaning of all the three words. Non-bailable का मतलब है कि आप बेल नहीं आपको मिल सकता, बेल इज नॉट कंसीव्ड एज अ राइट, ठीक है। जब केसेस बहुत ग्रेव होते हैं, जैसे कि मर्डर रेप के केसेस में, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल का मतलब है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है विदाउट अ वारंट, इंस्पेक्शन किया सकता है, यू कैन से अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट हैविंग अ वारंट, दैट इज कॉग्निजेबल क्राइम्स। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ कॉग्निजेबल क्राइम। एंड फाइनली नॉन कंपाउंडेबल, इसका मतलब है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज के साथ कोर्ट के बाहर you cannot come into this, ये कोर्ट में ही केस चलेगा। So these are three important terms when the crime is very crucial, okay, जब बहुत grave crimes होते हैं तो ये ऐसे तीन words आपको दिखेंगे, non bailable, cognizable and non-compoundable. So this is all with regard to today's articles. बहुत सारे interesting articles हमने आज देखे हैं। Oh, there was one more article that I skipped. So let me quickly say it's one liner. तो आपको ये sports news में आप बस add कर दो कि एक बहुत अच्छा news है ये। News ये है कि हमारी जो men's खो-खो team और women's खो-खो team have won the World खो-खो Championship. तो World खो-खो Championship हो रहा था इंडिया में, न्यू दिल्ली में हो रहा था, एंड हमने दोनों मेल एंड फीमेल, मेन एंड विमेन का खो-खो जीता है। एंड दिस इज डिफीटिंग विच टीम? वी हैव डिफीटेड द टीम ऑफ नेपाल। दोनों साइड में नेपाल यहाँ पे हमारे ऑपोजिशन में थे और दोनों को हमने अच्छे से हराया है। एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड कंग्रेचुलेटिंग द खो-खो टीम फॉर द सेम।
So this is mainly the International Kho-Kho Federation and the Kho-Kho Federation of India दोनों साथ में आके पहली बार हुआ है. It's never happened ever before. So this is the first inaugural Kho-Kho championship that took place in India. That is why it's very important from exam point of view. And I think this is where our discussion ends. So thank you so much for watching. बहुत interesting articles हमने discuss किए. You have to watch the next video because अगला video हम questions discuss करेंगे जो इस आर्टिकल्स से रिलेटेड है. थैंक यू.